आज की एक और बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार देश के 22 लाख से ज्यादा मेडिकल छात्र और उनका परिवार कर रहा था। आज सरकार ने वो बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सीधे तौर पर माना कि एग्जाम सिस्टम की कमांड चेन में बड़ी चूक हुई है। सरकार ने इस पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी ली है। साथ ही अभ्यर्थियों की अनिश्चितता को खत्म करते हुए रीनीट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नई तारीख आपको बता दें कि 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी और इस बार सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यह साफ किया कि री एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। पहली बात, पुराने रजिस्ट्रेशन ही मान्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने छात्रों की सहूलियत के लिए परीक्षा केंद्र का शहर बदलने का विकल्प भी रखा है। छात्रों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दिया जाएगा। आज सबसे बड़ा और ऐतिहासिक यू टर्न भी हुआ, परीक्षा के पैटर्न को लेकर हुआ। पेपर लीक और ओएमआर शीट की धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए अगले साल से नीट की परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहें। बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक माफिया से निपटने के लिए और इस बार परीक्षा को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार के पास ग्राउंड पर क्या पुख्ता रोड मैप है? क्या छात्रों का भरोसा बहाल हो पाएगा? क्या नीट की चीट से मुक्ति के लिए सरकार जिस सिस्टम को लेकर आना चाहती है वो फुल प्रूफ होगा? सरकार की चुनौती केवल सिस्टम और मैकेनिज्म में सुधार की नहीं है। शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात कबूल की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें पता है कौन से जिले में कौन से दलाल घूम रहे हैं, भारी भरकम खर्च करके व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये रिसोर्स की प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था। कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बना, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल एक करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इश्यू नहीं है, इश्यू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोसाइटी मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इश्यू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने के लिए। कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिएगा। 21 जून को री एग्जाम तो ऑफलाइन होगा। ये पारदर्शिता से कराना सरकार के लिए चैलेंज भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से नीट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा और शीट की जगह सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगले साल से अब सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा होगी। नकल की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी। पेन, पेपर, पेंसिल का यूज नहीं रहेगा। एक क्लिक के साथ ही पेपर सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पेपर लीक का चांस भी बेहद कम होगा, क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर होगा, ना प्रिंटिंग प्रेस के रास्ते पेपर लीक का कोई खतरा रहेगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है।
तो देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या ये फुल प्रूफ होगा, इसके लिए क्या हमारे पास उतना संसाधन उपलब्ध है या नहीं। इस पर हम विस्तार से करेंगे बात। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और हम करेंगे चर्चा उनके साथ। लेकिन एक चीन का उदाहरण मैं आपके सामने पहले रखना चाहती हूँ। अब चीन का उदाहरण जो है वो आप समझिए। चीन के गाओकाओ एग्जामिनेशन की तर्ज पर इसे कराया जा सकता है और कई सारे एजुकेशनिस्ट जो है इस बात की चर्चा करते हैं। दुनिया का टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है इसे और 3 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा अमूमन 7 से 10 जून के बीच आयोजित होती है और इस परीक्षा के दौरान चीन में सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि कई शहरों में ट्रैफिक तक भी रोक दिया जाता है। तो ये बड़ी बात है जिससे छात्र समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाते हैं। परीक्षा से कई महीने पहले पेपर बनाने वाले प्रोफेसर्स को सीक्रेट जगह पर भेजा जाता है। क्वेश्चन पेपर की छपाई हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में होती है। इतना ही नहीं, स्पेशल प्रिंटिंग वर्कशॉप में ले जाया जाता है। इसे प्रश्न पत्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों तक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखूंगी, लेकिन अगर मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज उन्हें स्क्रीन पर लेकर आए। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित अवस्थी हैं, एजुकेटर हैं। ब्रह्मेश महेश्वरी हैं, वो एलन इंस्टीट्यूट कोटा के डायरेक्टर हैं। नितिन विजय संस्थापक मोशन एजुकेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अभिनय शर्मा भी एक एजुकेटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, अभी 2 दिन पहले ही आपसे चर्चा हो रही थी कि हम ऑनलाइन क्यों नहीं करा सकते। आखिर क्या कारण है कि हम एक ऑनलाइन प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं? तो बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो सरकार ने भी बात समझी है और ऑनलाइन व्यवस्था पर वो इस परीक्षा को लेकर आ रही है। ये फैसला क्यों जरूरी था? अंकित जी। जी मैम, मेरे पास थोड़ी सी आवाज का इशू आ रहा था। थैंक यू सो मच। जो जानकारी अभी आपने साझा की शिक्षा मंत्री की तरफ से, निश्चित ही इस जानकारी का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस जानकारी के इस समय पर आने पर, जिस समय आपने कहा कि एनटीए की तरफ से एक चूक होती है और चूक के बाद में आपने री एग्जामिनेशन कराने के लिए भविष्य के लिए कह दिया है कि अब ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, ये राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन इस साल जिन बच्चों की परीक्षा बिगड़ गई, जिनके 650 से या 600 से अधिक नंबर आ रहे थे, उन बच्चों के लिए क्या कोई राहत भरी चीज हो सकती थी? एक सवाल शिक्षक के मन में अपने छात्रों को लेकर बना रहेगा। दूसरा बड़ा सवाल जो बना रहेगा वो ये है कि जिस संस्था की वजह से ये हुआ, उसके ऊपर आमूलचूल परिवर्तन के लिए आपने क्या प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन दिया। एनटीए को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आज से नहीं, 2024 के लेकर के 25 में लेकर आप 26 में खड़े हैं, आपने उसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। आपने कहा है कि हमें पता है कि कौन लोग कर रहे हैं। जब पता है कि व्याधि कहां है तो किस किस बात का इंतजार कर रहे थे? यही तो सवाल था कि सिस्टम को पता है कि करने वाले लोग कौन हैं, सिस्टम को पता है कि कहां सब चीज हो रही है। ये तो आप खुद से सवाल को इस तरह से रेज कर दे रहे हैं, हमें पता है, तो पता है तो कर देते ना भाई। आप इंतजार क्यों कर रहे थे? आग लगने का इंतजार क्यों था? ये बड़ा सवाल है। इसका आंसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पता है प्रॉब्लम है तो इसके लिए कानून अब तक क्यों नहीं आया? पता है कि एनटीए के द्वारा एग्जीक्यूशन में दिक्कत आई है तो परमानेंट कर्मचारी उसमें क्यों नहीं आए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर हर बच्चा इस समय चाहता था, जिसका चांस बिगड़ा है, जिसको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो लाखों अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के बाद जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, अब वो एक बड़ी चुनौती तो पहले से ही फेस कर रहे हैं। लेकिन नितिन जी, लुकिंग फॉरवर्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड, आगे का तो हमें सोचना होगा जिससे कि आने वाले सालों में अब बाकी अभ्यर्थियों के लिए ये परेशानी फिर से नहीं आए। तो क्या ऑनलाइन सोल्यूशन ही बेस्ट है? पहला सवाल तो यही। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत बेस्ट है। जेई मेंस में हम ये करते भी हैं और वो वेरीफाइड है कि वहां पे लीकेज नहीं होता। करीब 18 से 20 बार परीक्षा जो है कराई जाती है जेई मेन की मल्टीपल स्लॉट्स में। करीब 1,20,000 विद्यार्थी उसमें बैठते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नीट में जब ओएमआर बेस्ड होता है तो 2 लाख लोगों से, वॉलंटियर से, वेंडर्स से पेपर पास होता है, तो लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत बड़ा आपका मंच है, उसके माध्यम से, कि अगले साल ऑनलाइन होगी, जाहिर सी बात है, पर इस साल जब 21 जून को परीक्षा होने वाली है, सभी के मन में डर है, शिक्षाविद के रूप में, बच्चों के रूप में, कि कहीं वापस ये अप्रिय घटना फिर से ना घटे, क्योंकि इसके बाद हमारी मनस्थिति ऐसी नहीं रहेगी हमारे बच्चों की कि हम इसे तीसरी बार एग्जाम दे सकें। तो इस बार वाकई कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए किसी ने हमारे कमेंट बॉक्स में ही 2-3 बार बात लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी।
मैं कहना चाहता हूं क्या ऐसा हो सकता है, वेस्ट बंगाल में भी हमने ये करा इलेक्शन की विश्वसनीयता बनाने के लिए कि हमने आर्मी को इन्वॉल्व करा। क्या ये जो आपदा है, ये आपदा ही है कि हमें इतने बड़े स्तर पर एग्जामिनेशन वापस कराना पड़ रहा है 23 लाख बच्चों में? क्या हम आर्मी को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस प्रक्रिया में, ताकि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे? जहां पर भी प्रिंटिंग प्रेसेस है वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री हो, जब भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पेपर्स टू द डिफरेंट सिटीज, तब मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो ट्रांसपोर्टेशन में। जब वहां से वो डिफरेंट सेंटर्स पे जा रहे हैं तब मिलिट्री इन्वॉल्व हो, सेंटर्स में मिलिट्री इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बच्चों की मनस्थिति की बात है। 23 लाख बच्चों की मनस्थिति अगर खराब हो गई तो देश का भविष्य खराब हो सकता है। तो क्या आर्मी इसमें इन्वॉल्व करी जा सकती है, स्पेशली 21 जून के पेपर को लेकर? हाँ, मैं इस बात का जरूर पक्षधर हूं कि सरकार ने तुरंत निर्णय लिया, कैंसिल कर दिया, तुरंत डेट्स आ गई, बच्चों के पैसे वापस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। गेस्चर इस बात को लेकर अच्छा है, हालांकि अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर अब आगे ना हो 21 जून को, उसके लिए मिलिट्री की मदद ली जा सकती है। और 2027 के एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन का हम बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, उसमें भी कोई साइबर क्राइम की दिक्कत ना हो, हालांकि चांसेस ऑफ लीकेज कम रहते हैं और वो प्रोसेस वेरीफाइड है जेईई मेंस के द्वारा। जो बात आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे एग्जामिनेशन, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, ऐसे लीकेज को खत्म करने के लिए फिर सर्जरी ही करने की आवश्यकता है और फिर सीआरपीएफ उसमें काम करे। इससे बेहतर ये नहीं है कि क्या शिक्षा मंत्रालय या एनटीए या फिर सर्विसेज प्रोवाइडर वो इस तरीके का सिस्टम ही ना बनने दें। अब जो बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि ये सामाजिक समस्या बन गई है क्योंकि इसमें कोचिंग सेंटर्स की भी भूमिका है। अब वो बात उन्होंने नहीं की, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि कोचिंग सेंटर्स की भी भूमिका है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कमाई करने की जो लालच में घूम रहे हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। कहाँ प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कितनी बड़े बड़े लीकेजेस हैं, ये बात तो सच है ना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक को लेकर कुछ और बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, और अगर माना जाए कि गेस्ट पेपर के जरिए ये लीक हुआ, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है, ये बिल्कुल माना जा रहा है। कमांड चेन में खामियां हैं, ये बात भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 120 टेलीग्राम चैनल्स का जाल है जो इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को चैलेंजिंग बना देता है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए कठोर डिसीजन लेना पड़ रहा है। बार अपील करना चाहता हूं, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। ये जो बात धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, मेरे मेहमानों से ये सवाल है कि चीन आखिर कैसे इतनी बड़ी परीक्षा करा पाता है लेकिन हम नहीं करा पाते। चीन कैसे इतने बड़े लेवल पर परीक्षा करा पाता है, ब्रिजेश महेश्वरी जी, जहां पर उनकी सिक्योरिटी से लेकर, उनकी जेलों से लेकर, उनके सिस्टम से लेकर सब इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एक रत्ती भर भी लीकेज नहीं होती और इससे ज्यादा बड़ी संख्या में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अभ्यर्थी बैठते हैं परीक्षा में। देखिए मीनाक्षी जी, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या चिकित्सा हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और यहाँ तो जो शिक्षा के बाद बनने वाले डॉक्टर्स हैं, उनका भी आगे का वास्तव में डॉक्टर के गुण हैं कि उनकी टेस्टिंग के हिसाब से उनको ढंग से ही हमें एंट्रेंस के हिसाब से लेना चाहिए। गलत लोगों का फिल्ट्रेशन हो गया, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जो आपने बोला कुछ लोग कोचिंग की जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने इसको बिजनेस मान रखा है, इसलिए उतर गए कोचिंग के अंदर, क्योंकि आगे इनको मालूम है मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स पैसे के लिए तैयार रहते हैं, कुछ कोचिंग वाले रिजल्ट को खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें कोचिंग की भी ऑडिट करनी चाहिए। कई कोचिंग अपने रिजल्ट को डिक्लेयर गलत कर देते हैं, बच्चों को एक तरह से
यूं कह दो, बोलते हैं कि रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन बाद में उनकी टेस्टिंग होती तब तक तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हमको एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य करना होगा। जो कोचिंग की बारी बात बताती है, उसमें जो कोचिंग वास्तव में इसको सर्विस मान के चल रहे हैं, जैसे मैं अपने एलन की बात कर रहा हूँ, मैं 38 साल हो गए हैं, हमको मालूम है कई लोग बाद में से एंटर करे, इसको बिजनेस मान के एंटर कर गए। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कईयों को कोचिंग के लिए भी चेक करना चाहिए। और बीच में जी। फोन आ गया था। मेरा सुझाव है इसके अंदर, देखिए जो हो गया हो गया, लेकिन हमको फोकस करना चाहिए कहां कहां पे कुछ गलत चल रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। कि सिस्टम ही नहीं, एनटीए अपने आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी डेवलप करी थी, एक एग्जाम एक एजेंसी, सिंगल प्लेटफॉर्म, लेकिन उसने अपनी कोशिश करी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की चीजें, गतिविधि जो बनती रहती है लोगों के हिसाब से, जो और तरह से वायरस एंट्री करने के लिए गलत तरह से पैसे के माध्यम से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी जब तक ये ऑनलाइन मोड की जगह अभी तक इस पे चल रहा था पेपर लाइन मोड पर, तब तक पेपर कहाँ फ्रेम हो रहा है, पेपर नहीं कहाँ सर, प्रिंट हो रहा ये है। सारी चुनौतियां मैं बीते 3 दिन से, जब से ये लीक की खबर सामने आई है, मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं। पर मेरा प्रश्न ये है अभिनय जी कि क्या ऑनलाइन पेपर फुल प्रूफ, लीकेज प्रूफ कराया जा सकता है? पहला सवाल ये। जैसे ऑफलाइन पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गए, क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? क्या कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। और सबसे ज्यादा नकल आज सीबीटी एग्जाम में हो रही है। आप गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो सब सीबीटी हैं। 2017 का इतना बड़ा लीकेज था कि पेपर के स्क्रीनशॉट बाहर आ गए थे। बस उसमें क्या होता है कि नकल पर्सनलाइज होती है जो खुल भी नहीं पाती। अभी आपने देखा कि पेपर 60 लाख में बिका, 60 लाख वाले ने आगे 15 में बेच दिया, 20 में बेच दिया। तो क्या है कि खुल गई बात। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। अगर आप 60 लाख देंगे तो केवल आपका सिस्टम हैक किया जाएगा। आपका सिस्टम हैक होके घर पे 4 लोग उस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सरकार के पास आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वो 24 लाख लोग या 15 लाख लोगों का एग्जाम भी एक दिन में करा सके। वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराएगी। वहां नकल ही नहीं, वहां बच्चा नॉर्मलाइजेशन से मारा जाएगा। पता चलेगा किसी बच्चे के नंबर 690 से 720 हो गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वहां रिजल्ट में गड़बड़ियां मिलेंगी। तो जब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अगर ऑनलाइन सॉल्यूशन था तो हम 10 साल से डिजिटल इंडिया चिल्ला रहे, अब तक नहीं कर पाए थे। ये तो सिर्फ मन को समझाने वाली बात है कि अभी लीक हो गया, कैसे लोगों को शांत करना है, तो ठीक है नहीं, CBT लेकिन करेंगे। फिर मैं एक खुद उन्होंने- एग्जांपल आपके सामने आईटी जेईई का रखती हूँ। ये एग्जामिनेशंस जी। तो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, अलग अलग पालियों में कंडक्ट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल यूपीएससी का रख देता हूं जो कि ऑफलाइन हो रहा है। और यूपीएससी में लगातार खामियां हो रही हैं जो बहुत बड़े लेवल पे पता नहीं चलती, मीडिया में नहीं आ रही, और यूपीएससी सुधार भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेईई में कुछ भी हो रहा है। बैंक के एग्जाम में आपने सुना लीक हो रहा है। आप बताइए किसका सिलेक्शन करा रहे हैं? 30-30 लाख रुपए में मैनेजर और क्लर्क की पोस्टें बिक रही हैं। तो वो बाहर आने में टाइम लगता है। मैंने कहा ना कि पर्सनलाइज नकल होती है। वहां खुल के नकल नहीं होती, वहां सिस्टम हैक होता है। और सरकार के पास अपना सेटअप नहीं है। सरकार कहती है टीसीएस एग्जाम कराएगा, टीसीएस उसकी सबलेटिंग किसी और को कर देती है। तो वहां अभी पता नहीं चल पा रही है चीजें, वरना ये खुलेगा। और नीट के पेपर, आईआईटी के पेपर में आई थी खबरें कि कई सेंटर कंप्रोमाइज हो गए थे। पूछिए नितिन विजय सर से, पूछिए नितिन जी, ये जो बात अभिनव जी कह रहे हैं कि आईटी जेईई में भी तो ये परेशानी आई थी, और कई प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं कि जेआरएफ में भी ये परेशानी आई है। अब यूपीएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। तो ऑनलाइन पेपर्स की भी अपनी पेचीदगियां हैं। तो मैं अभिनव सर जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ जगह हो सकता है कि खबरें आई थी कि जेईई में ऐसा हुआ। हालांकि उसका फुल प्रूफ हमारे पास नहीं है, डेटा नहीं है, तो किसी पे आक्षेप लगाना शायद सही नहीं होगा। बट हाँ, खबरें जरूर थी कि चीटिंग होती है। पर मैं अगर आज की तारीख में दोनों एग्जामिनेशन की तुलनात्मक करूं कि ओएमआर टेस्ट कराया जाए 24 लाख बच्चों का या सीबीटी कराया जाए, कौन ज्यादा सेफ है? 100% सेफ शायद दोनों मोड नहीं है, पर इन दोनों में कौन ज्यादा सेफ मोड है? तो वो सीबीटी वाला ज्यादा सेफ मोड है। तो मुझे लगता है जो ज्यादा सेफ मोड है पहले उस पर शिफ्ट होना चाहिए। फिर उसमें जितने भी छोटे छोटे से लीकेजेस या लूप होल्स हैं
उनको अपने को साइबर क्राइम के थ्रू जो हो रहे हैं, या जैसे अभी अभिनव जी बता रहे थे वैसे हो रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पर पहले हमारे पास दो पहले रास्ते सर ये हैं। समझाएं, क्योंकि अब जो अगर विकल्प जिस पर हम फेज 2 पर जा ही चुके हैं, ऑनलाइन करने की बात सरकार कर ही चुकी है, तो इसके यहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं, इससे थोड़ा बताएं। इसमें एक्चुअली एक बात तो जो अभी अभिनव जी बोली उसको मैं समझाना चाहता हूं कि इसका एक वो लूप होल नहीं है, वो उस प्रक्रिया में बिना कहे भी बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे जेई में भी होता है कि जब अलग अलग पारियों में होता है तो पेपर अलग अलग होता है हर बच्चे का। मतलब मान लीजिए मीनाक्षी मैम आप और मैं पेपर दे रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि 3 मई को सुबह पेपर दे रहे हैं और मैं 4 मई को सुबह पेपर दे रहा हूं, तो हम दोनों का पेपर अलग आएगा। आपकी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे, मेरी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे। तो आप ऐसा समझिए कि हो सकता है 100 नंबर में से आपके 85 नंबर आए और मेरे 92 नंबर आए, पर फिर भी हम दोनों बराबर हो सकते हैं रैंक के बेसिस पे। यानी कि 1,20,000 में से मान लीजिए मेरी रैंक आई 1,00,000 और आपकी भी आई 1,00,000, पर नंबर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया है, क्योंकि पेपर अलग अलग होता है, चीजें अलग अलग होती है, तो नॉर्मलाइज उसको करा जाता है इस तरीके से। तो एग्जैक्टली फेयर एग्जामिनेशन ये नहीं कहा जा सकता। 19-20 का इसमें असर होता है। हालांकि कंडक्टिंग एजेंसी एनटी इस बात का ध्यान रखती है कि ये 1,20,000 बच्चे हर अलग अलग जगह के परिवेश के रीजन के बच्चों को उठाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ दिल्ली के उठा लिए तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ आ गए, और किसी ग्रामीण परिवेश के उठा लिए ताकि सारे बच्चे एक साथ थोड़े कमजोर परिवेश के आ गए। वो इस बात का ध्यान रखती है। बट फिर भी जब भी पेपर अलग अलग होगा तो पेपर को ये बोल देना कि वो निष्पक्ष है, ये शायद संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की एक खामी है। उसके अलावा ये तो एक प्रक्रिया की ही खामी हो गई, जिसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। ठीक। दूसरी बात, जो जैसे सर ने बोला कि कभी कभी कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं 50 लाख 60 लाख में, तो एक्चुअली उसमें क्या है, बस उसमें सेफ्टी इस बात की कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ भी सही तो 2, 5, 10, 20 बच्चों तक जहां तक हुआ वहां पे जाके रुक गया। ओएमआर बेस में क्या होता है कि एक बार पेपर बाहर आ गया तो उसके बाद वो डार्क वेब पे अगर डल गया तो वो हजारों लाखों की संख्या में चला जाएगा। आप ऐसा समझिए, शायद सुनने में अजीब सा लगे, पर अगर आज ही नीट की प्रक्रिया को, जो भी नीट 2026 में वापस रीनीट कराया जा रहा है, अगर ये नहीं कराई जाती तो मेरा मानना है कम से कम 10,000 से 15,000 ऐसे डॉक्टर बनते जो डॉक्टर बनने के लायक थे ही नहीं। पर अगर इसकी जगह सीबीटी में होता और पेपर इंडिविजुअली बिकता तो शायद ये संख्या 25, 50 या 100 होती। नुकसान तो 25, 50, 100 में भी है, पर कहां हजारों में और कहां इसमें। इसलिए सीबीटी इज अ मच मोर सेफर मोड देन ऑनलाइन ओएमआर मोड। बट क्या उसमें भी खामी है? उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है, पर पहले सेफ मोड लेते हैं। मैं तो एक और खामी की बात करती हूँ जो आप ही की बात से मुझे समझ में आया। अभिनव जी, ये अभिनय जी, मुझे ये खामी लग रही है प्रॉक्सी की। क्या प्रॉक्सी भी तैयार हो सकती है जब आप ऑनलाइन मोड पर जाते हैं? बिल्कुल जी। मैं एक्चुअली सीबीटी एग्जाम 2017 जिसमें 20-25 लाख लोग बैठे थे, उसका विसल ब्लोअर था, जिसकी जांच भी सीबीआई ने की थी, और हजारों से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया था जिनके पूरे में पूरे नंबर थे। तो ये जो नेटवर्क चला गया, इंपॉर्टेंट बात एक आ मैं रही थी। लिख चाहता हूं प्लीज। 5 लोग या 10 लोग, इसकी गारंटी नहीं है। वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और हम 2024 में क्यों इस बात के लिए तैयार होंगे कि 5 लोगों को भी नकल होनी चाहिए? हाँ, बात ठीक है आपकी। हम क्यों ऐसे सिस्टम पे नहीं जा सकते? हम हाइब्रिड मॉडल, मुझे लगता है इसके लिए सबसे सही है कि पेपर की लैंडिंग तो ऑनलाइन हो, लेकिन जो आंसर सबमिट हो वो ओएमआर के जरिए हो। वरना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है कि हम 24 लाख लोगों का एग्जाम करा पाए। वहां नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत, वो बच्चा छोटा है आज जो जेई में आवाज नहीं उठा रहा है। हम जितने भी एग्जाम आज ऑनलाइन हो रहे हैं उन सब में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक, आए दिन कंप्यूटर कंप्रोमाइज, सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं तो इसी चीज में बहुत एक्टिव हूँ। आज भी हम 12 में आपकी बात ये मुझे समझ में आ रही है कि भैया ये दिक्कतें हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर ऑनलाइन मोड पर आ गया, अंकित अवस्थी जी, अगर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ गया तो इतना तो तय है कि वो कहीं प्रिंट होने नहीं जा रहा तो वहां से लीक नहीं होगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के समय लीक नहीं होगा, सीधे वो आपके सामने कंप्यूटर पर आया और यहां पर आपने उसका आंसर देना शुरू किया। ये हाइब्रिड मोड जो अभिनय शर्मा कह रहे हैं, क्या ये सेफर ऑप्शन है? सर अनम्यूट कर ले अपनी आवाज। जी, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से एक अच्छा विकल्प जरूर है ये,
लेकिन ये भी फुल प्रूफ होगा, इस पे भी कई तरह के प्रश्न आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जो व्यक्ति आपका कंप्यूटर हैक करना जानता था वो मुन्ना भाई बन के आपकी जगह बैठकर भी सकता है, पेपर भी लिखने आ सकता है। तो आप उन सब चीजों के अंदर हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहें। मैं हमेशा से इस पूरी कहानी में जो बार बार एक सवाल उठाता रहा हूं, और वो यह है कि इंटेंट कैसा है आपका। आज हमारा पूरा देश, जितने भी लोग, लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोग रोजाना ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेड लेते हैं। ट्रेड के अंदर 1% की भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स ने ऑनलाइन सिस्टम पर विश्वास किया हुआ है। आज देश का इतना बड़ा सिस्टम ऑनलाइन ट्रेडिंग में चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट में चल रहा है, देश सब जगह भीम यूपीआई के गीत गाता घूम रहा है। अल्टीमेटली यह है कि आपने पेपर को गंभीरता से लिया नहीं। अगर हमारे देश ने इस पूरे सिस्टम को, आज बताइए हमारे देश की कौन सी बैंक ऐसी है जो ऑफलाइन मोड में काम करती है? कौन सा ट्रांजैक्शन आपका ऐसा है जो बैंक की तरफ से किसी दूसरे के खाते में चला गया हो? मैनुअल मिस्टेक नहीं, मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात तो फिर मैं आपकी इस बात पे एक सवाल पूछती हूँ सर, आप ही बताइए अवस्थी जी कि इंटेंट किसका नहीं है? क्या इंटेंट सरकार का नहीं है? इंटेंट एनटीए का नहीं है? एग्जैक्टली मैं किसका इंटेंट नहीं, सरकार का, मैम सरकार का। मैं इसमें फुल प्रूफ बोल रहा हूं, सरकार का। आप समझिए, आप देश के अंदर विधायक चुनते हैं जो 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। उसके लिए जैसे अभी नितिन विजय सर भी बात बोल रहे थे कि आप वहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट करते हैं, सीआरपीएफ लगाते हैं कि साहब विधायक 5 साल के लिए सुरक्षित बनकर आए। एक डॉक्टर बनकर आएगा जो रिटायरमेंट के बाद भी आपका इलाज करेगा। उसके लिए आपने एक ऐसी संस्था के भरोसे पूरी जिम्मेदारी छोड़ रखी है जिसके पास परमानेंट एम्प्लॉय तक नहीं है, ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, टेंडर बेस प्रक्रिया चल रही है। मतलब आप समझिए कि आपने इस विषय की गंभीरता को लिया ही नहीं। आपने पहले शिक्षा की विषय की गंभीरता को नहीं लिया, तो आज हमारी कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठाने वाले जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले इसका आंसर है कि आप तीनों लोग शिक्षाविद हैं, लेकिन आप तीनों लोग मिलके मुझे कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड पे चली जानी चाहिए, अभिनय जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड की बड़ी सारी खामियां हैं, प्रॉक्सी पैदा हो सकती है, 60 लाख में बिक सकता है, वहां पे बहुत बड़ी खामियां हैं। नितिन जी, आप ये कह रहे हैं कि खामियां दोनों में है, पर कहीं तो आपको अल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा ना। हर साल हम ये खबर सुनेंगे कि 22 लाख अभ्यर्थियों का पेपर लीक हो जाने की वजह से फिर से री एग्जामिनेशन होगा। हम इस व्यवस्था में तो नहीं रह सकते, कहीं तो वे आउट होगा। मैं इसमें बोलना चाहता हूं मीनाक्षी मैम कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी अंकित अवस्थी सर ने भी बहुत बढ़िया बात बोली कि मोड जो सेफर है वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन सेफर है। अब अगर सरकार और एनटी का इंटेंट हो गया, जैसा कि अंकित सर ने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, बहुत लॉजिकल बात है कि हमारा ट्रेड हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम है, उसमें 1 रुपए की भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, तो क्या एग्जामिनेशन कंडक्शन में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बात सिर्फ इंटेंट और फोकस की है। क्या ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा सेफर मोड है? हाँ, अभी तक उसमें धांधली हो रही है, जो अभी तक अभिनव जी कह रहे थे, बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि शायद सरकार और एनटी का इंटेंट नहीं है, उधर उतना फोकस नहीं है। अगर उसे ऑनलाइन करके उतना ही फोकस कर लिया जाए जितना बैंकिंग सिस्टम में साइबर क्राइम को रोकने के लिए करा जाता है, उसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स को लेकर करा जाता है, अगर ये हो गया तो ये समस्या शायद पूरे रूप से हट जाएगी। तो अपन जो हमारा, मेरे हिसाब से हम तीनों इस बात से सहमत होंगे, अगर ऑनलाइन पे ला दिया जाए मोड को, और जो अंकित सर ने बोला कि उतना ही फोकस करा जाए जितना बैंकिंग और ट्रेड में करा जाता है, सरकार उतनी ही उसको महत्ता दे, तो ये समस्या जड़ से गायब हो जाएगी। जैसे देश से पोलियो गायब हुआ कुछ सालों तक उसको जांचने के बाद, वैसे शायद ये समस्या हमारे लिए हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अभिनय जी, अंकित जी, नितिन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे छात्रों का भविष्य बनाने में आप लोगों का योगदान है, और छात्रों को जिस तरीके की इस वक्त वो मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये ऐसी परिस्थिति है जहां 1 साल 1.5 साल की मेहनत के बाद एक परीक्षा के कैंसिल हो जाने के बाद फिर से उन्हें जीरो से शुरुआत करनी है। वहां पर मनोबल बढ़ाने का काम भी ऐसे एजुकेटर्स का होता है। सरकार को ऐसे एजुकेटर्स की सुननी चाहिए।